हाय, वेलकम टू प्रो इन सीएस। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छा हूँ। आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो लेट्स सी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ केसेस और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे ए बी सी दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ ड्राइपर्स। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड ऑथराइज द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर्स when he was found guilty of the flagrant breach of duty. दैट इज ऐसा लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में कि अगर किसी पार्टनर ने अपनी ड्यूटीज बराबर से नहीं की, वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी जिसे बोलते हैं, हैवी वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी, तो उसको निकाला जा सकता है। ए वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स, बिना टिकट्स के जा रहा था। ऑन दिस ग्राउंड ही वॉज एक्सपेल्ड बाय द अदर पार्टनर्स। इज एक्सपेल्शन जस्टिफाइड? सो बिना टिकट के जा रहा था, निकाल दिया। सी देखो अब ये जब जिस जमाने की बात है ना, उस टाइम पे बिना टिकट के ट्रैवल करना बहुत बड़ा गुनाह होता था। आज नहीं है, तो ये डिपेंड सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस डिफर करेगा। आज के तारीख में आप आंसर चेंज भी कर सकते हो। उस टाइम का क्वेश्चन था, उस टाइम पे कर्माइकल वर्सेस इवेंस का केस था, और कोर्ट ने क्या बोला? यस, द एक्सपल्शन इज जस्टिफाइड। इन दिस केस द पार्टनरशिप डीड ऑथराइज द एक्सपल्शन on the grounds of flagrant breach of duty. Doing an act which brings a partner within the penalties of the criminal law is flagrant breach of duty, and the expulsion was taken by the majority of the partners. Interesting view, मतलब अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है डूइंग समथिंग दैट ब्रिंग्स द पार्टनर इनटू द एम्बिट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। उस टाइम पे ऐसा था कि बिना टिकट के ट्रैवल करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, एक क्रिमिनल लॉ का वायलेशन है, और ऐसा क्रिमिनल लॉ का वायलेशन होने की वजह से सारे पार्टनर्स अफेक्ट हो सकते हैं, तो ये बराबर था। आज ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बोला आज के तारीख में अगर आप इस आंसर को चेंज करते हो तो सुटेबली उसको चेंज भी कर सकते हो कि भले ही वो पार्टनर बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, ओके, बट इफ इट इज नॉट ब्रिंगिंग द अदर पार्टनर्स विद इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल लॉ, देन द एक्सपेल्शन इज नॉट जस्ट। सी डिपेंडिंग होगा केस टू केस और टाइम टू टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स बदलते हैं। ठीक है, सो आई गिव यू हिंट, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A, B and C are partners in a firm. ठीक है, as per the terms of the partnership deed, A is entitled to 20% of the partnership property and profits. A retires from the firm and dies after 15 days. Now B and C continues the business of the firm without settling the accounts. Oh, they did not settle the accounts on retirement and death of the partner. हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स इमीडिएटली सेटल करने चाहिए। इंप्लीकेशन आएगा, what are the rights of the legal representative of A as against the firm? Okay, अब देखो यहाँ पे they did not settle the accounts, they have actually invited a huge penalty. Now let's see, ये सेक्शन 37 का पार्ट आता है, सेक्शन 37 of the partnership act, where a partner dies or otherwise ceases to be a partner and there is no final settlement of accounts. There is no final settlement of accounts between the legal representative of the deceased partner or the firms with the property of the firm. Then in the absence of the contract to the contrary, if there is no contract specifically prohibiting that, so ये आया real part. The legal representative of the deceased partner or the retired partner entitled to the claim. What claim? हम आंसर में दिखा रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर कोई पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर हो जाए, और अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज एंड देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, then the legal representative either of the deceased partner or the retired partner, ये देखो, he is entitled to such shares in profits earned even after the death or retirement of the partner which attribute to his share of property. तो इसका मतलब वो जो 20% था, वो 20% था, वो 20% का शेयर इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी तक उसका पैसा, दैट इज उसके फादर का, जिसका भी पैसा यूज हो रहा है, तो दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट इवन आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर which is attributable to the use of his share in the property. तो अभी भी मिलेगा। Interesting point. And or interest at 6% per annum on the amount of share of the property. So there will be interest also paid, 6% per annum on the amount of share of the property. That's quite interesting.
Based on the aforesaid provisions, section 37 in the given problem, then you can conclude in the given problem that A's representative at his option can claim. तो देखो अब आप ये भी बता रहे हो कंक्लूजन में कि आपने लॉ डिस्कस किया, आपने बताया एनालाइज किया और अब उसका कंक्लूड कर रहे हो कि 20% शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एज पर द पार्टनरशिप डीड भी मिलेगा और इंटरेस्ट है 6% ऑफ द अमाउंट ऑफ ए शेयर्स. करेक्ट. तो आप देखो कि स्मार्टली तरीके से आप आंसर इसको पुट अप करते हो. ओके, समझ में आया. अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं. इसके आगे में जैसे थर्ड वाला, रोहित एंड अनुराग are the partners in a firm. तो रोहित है, अनुराग है, पार्टनर्स है. They borrowed a sum of 10,000 from Farul. ठीक है. Later on, Rohit became insolvent, but his assets are insufficient to pay back the loan. Farul compels Anurag for payment of the entire loan. Referring Partnership Act, examine the validity of Farul's claim and decide whether he be liable. Can a single partner be made liable to pay the entire loan of the firm? Interesting question. आप लोग इसका आंसर जानते हो, but section 25 के हिसाब से, but still see how you write it. The present problem is concerned with the contractual liability of the partners. तो आप लिख रहे हो the present problem, एक heading दे रहे हो, present problem is concerned with the contractual liability of the partners. As stated in section 25 of the Indian Partnership Act. आपने अब section identify कर लिया है. Okay? That in a partnership the liability of the partners is unlimited. Okay? क्या लिखा है? The liability of partners is unlimited. यही लिखा है बस. और identify कर लिया उसका content. The share of each partner in the partnership property is liable for discharge of the partnership liabilities. Okay? अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि हर पार्टनर की प्रॉपर्टी विल बी लायबल टू डिस्चार्ज द पार्टनर्स लायबिलिटी. परफेक्ट. द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट ओनली लिमिटेड बट also stated that the partner is both jointly and severally liable to the third parties. तो पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, दे आर जॉइंटली एंड दे आर सेवरली लायबल टू द थर्ड पार्टीज. ये भी आपने एग्जामिनर को समझा दिया. परफेक्ट. ओके. However, every partner is liable with other partner also severally liable for the acts of the firm done while he is a partner. तो यहाँ पे हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए भी लायबल है for whatever act he has done while he was a partner. बराबर. ये भी आपने समझा दिया. Now you say on the basis of the above provisions, Parul can compel Anurag for the payment of the entire loan. Okay, for the payment of the entire loan. Correct. And Anurag must pay the said loan and then he can recover the share of Rohit from his property. So one partner, if he makes the payment of the other part of the loan, then he can recover from the share of the other partner's property. बराबर. So इस तरीके से आपने समझाया एग्जामिनर को कैसे if a creditor asks a partner to make the payment of the loan, yet the partner can recover from the insolvent partner's assets. ठीक है. Then let's see question number 4. क्या है question number 4 में? Arun, Varun and Tarun started Kiryana business in Chennai on 1st January 2012 for a period of 5 years. Okay, so they have started the business for a period of 5 years. Okay, now 5 साल के लिए the business resulted in loss of 20,000 in the first year, 25,000 in the second year, 35,000 in the third year. ओके. 3 साल के अंदर लगातार लॉस पे लॉस बना रहे हो यार. पहला ही लॉस 20,000 का, सेकेंड लॉस 25,000 का, थर्ड लॉस 35,000. यार ये तो लॉस ही हो रहा है. वरुण एंड तरुण विश टू डिसॉल्व द फर्म व्हाइल अरुण वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस. एडवाइस. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट ये हिट दिया है कि किरियाना बिजनेस स्टार्ट किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. यानी ये उन्होंने एग्री किया है कि 5 साल का बिजनेस है. ऐसा नहीं है. एक होता है एट विल कि आप जब चाहे बिजनेस को खत्म कर सकते हो, लेकिन ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है, एट कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब उसमें एक टर्म एग्री किया गया. सो इफ यू वांट टू डिसॉल्व अ फर्म बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब आपको क्या करना चाहिए? कोर्ट का परमिशन लेना चाहिए. एग्जैक्टली. ये पॉइंट दिमाग में हिट हुआ. अब आंसर लिखेंगे इसका. तो आंसर इसका इस तरीके से लिख रहे हैं. एज पर सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो हमने सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया.
वरुण तरुण आर एडवाइज्ड, क्योंकि एडवाइस पूछा था तो हम एडवाइस से शुरू करते, टू मेक अ पेटिशन टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. So they have to make a petition to the court for dissolution of the firm on the ground that the firm cannot be carried on except at loss. कि अब फर्म को हम चलाए भी तो हमको लॉस ही होगा. ओके, एंड सिंस द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years. आया? ओके, तो आपने आंसर में बता दिया कि नाउ आई नो कि मैं किस चीज का आंसर लिख रहा हूं. तो फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. और इसमें से एक पार्टनर मान नहीं रहा है. एज सच तरुण एंड वरुण कैन नॉट कंपेल अरुण टू डिसॉल्व द फर्म. So it is only the court. The court can call upon the partners. The court can ask the partners what is the issue, and then they can resolve it. Okay. Next one देखते हैं. Akash, Ashish, and Anil are partners in a firm. ठीक है. By his willful neglect and misconduct, Anil caused a serious loss to the business of the firm. Okay. After several warranting to Anil, Akash and Ashish passed a resolution expelling Anil from the firm. By another resolution, they admitted Abhishek as a partner in the firm in place of Anil. Anil objects to his expulsion and also the admission. Is it justified? See, I have not read anywhere whether the expulsion clause was given in the agreement or not. Because अगर कॉन्ट्रैक्ट में था तो बात अलग थी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तो अगर आप जबरदस्ती किसी को निकालते हो तो वो ठीक नहीं, बराबर ना. नहीं तो फिर तो हम कई पार्टनर्स को निकाल दे, कई पार्टनरशिप ऐसे डिसॉल्व हो जाए. तो ये पॉइंट नोट वर्दी है. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया था? अगर दिया था तो निकालना जस्ट ही है. अगर नहीं दिया था तो फिर ये निकालना जस्टिफाइड नहीं होगा. ठीक है. लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट. सी, अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ओनली. ओके, as per the law. So let's see, the partners may be expelled from the firm by majority of the partners only. ठीक है, ये लिखा. Then the power to expel has been conferred by the contract between the partners. ये मैं बोला था, अगर contract में है तो इसलिए only if the power, तो if the power is conferred in the contract and such power has been exercised in good faith and for the benefit of the firm. तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, और लिखा था तो क्या ये सही तरीकों से यूज किया था. ओके, फिर हम एग्जामिनर को समझाते हैं. द पार्टनर हु इज बीइंग एक्सपेल्ड मस्ट बी गिवन रीजनेबल नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द पोजीशन एंड रिमूव द कॉज ऑफ हिज एक्सपल्शन. तो अगर आप किसी को निकाल रहे हो, डिड यू गिव हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? डिड यू हियर हिज कॉज के उससे ऐसा क्यों हुआ था? एंड डिड यू आस्क हिम कि क्या वो सुधार सकता है चीजों को? Yes, Anil is justified in his objections. अब आपने एक्चुअली हिट किया उधर, बीच के आंसर में हिट कर दिया. Yes, Anil is justified. और अब देखो आप उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. In the absence of express agreement authorizing expulsion, the expulsion of a partner is not proper and is without any legal effect. Without any agreement, how can you expel a partner? So expulsion of a partner is not proper without any legal effect. फिर आप सेक्शन आइडेंटिफाई करो. सेक्शन 33. Anil's objection to the admission of Abhishek is also justified as a new partner can only be admitted with the consent of all the partners. It's not a rule of majority. If you want to admit a new partner, you need the consent of all the partners. तो यहां पर अनिल अपनी जगह पे बराबर था. ओके, फाइन. नेक्स्ट वन देखते हैं. मयूर एंड नुपुर purchased taxi to ply in partnership. They had done business for about a year when Mayur, without the consent of Nupur, disposed the taxi. Okay, and Nupur brought an action to recover his share in the sale proceeds. Mayur's only defense was that the firm was not registered. Will Nupur succeed in her suit? Okay, that's interesting. So यहाँ पे इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? देखो, हम पहले स्टार्ट करें सेक्शन 69, जो सेक्शन है उसी से. सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप है. सब सेक्शन याद है तो लिखना, नहीं याद तो मत लिखना. और अगर सेक्शन भी याद नहीं है तो प्लीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्लीज कुछ भी उल्टा मत लिख के आना. द term set off may be defined as an adjustment of debt by one party due to him from the other party who files a suit against him.
ओके, दैट्स व्हाट इज सेट ऑफ। दैट इज, अगर मुझे किसी पार्टी से पैसा लेना है तो उसके सामने मैं उसका अपना पैसा एडजस्ट कर सकता हूँ। So it is another disability of the partners and of an unregistered firm that it cannot claim set off when the suit is filed. So अगर एक unregistered firm है तो वो आपस में liability set off नहीं कर सकता, बराबर, क्लियर। यहाँ पर Nupur will succeed in a suit. Nupur will succeed in a suit. Why? Because देखो, माना नुपुर की फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, माना की फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन बिजनेस तो स्टार्ट हो चुका था। So as the business has closed on the sale of taxi, the suit in the question is for claiming the share of the assets of the dissolved firm. मजे की बात थी, देखो पार्टनरशिप किस लिए एग्जीक्यूट किया था? टैक्सी के लिए। टैक्सी बेच दी गई है तो फर्म ही डिसॉल्व होगी। व्हाई? द पर्पस ऑफ द फर्म इज डिफीटेड। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो नाउ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, रादर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म एंड क्लेम ऑफ द पार्टनर्स. So that's an interesting twist, that it is a question of a claim of a partner on the dissolution of the firm. Okay, so section 69 specifically protects the right of a partner of an unregistered firm to sue for realization of a property of the dissolved firm. ये आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर हिंट दिया था कि मयूर उसने टैक्सी परचेज की है, लेकिन मयूर विदाउट द कंसेंट ऑफ ही डिस्पोज ऑफ द टैक्सी, और बिजनेस ही टैक्सी का था। अगर टैक्सी ही नहीं रही तो फिर पार्टनरशिप किस बात की? ओके, क्लियर। Then seventh one, let's see the other one. ABC and Company is a firm that consists of three partners, ABC having 1/3 share each in the firm. Okay, now according to ABC, the activities of C are not in the interest of the partnership and thus wants to expel. Again expulsion का है तो C activity is not in the interest of the firm and thus want to expel C. Advise AB whether they can do so, quoting the provisions. Again एक expulsion का question आया था, whether they can expel it. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? Again section 33 expulsion. So section 33 expulsion of a partner is another event for necessitating reconstitution of a firm. A partner may be expelled from the firm in the following conditions are satisfied. Expulsion should be as per the express provisions in the agreement. So you should have the express provision in the agreement. Next, the power of expulsion should be exercised by majority of the partners. It has to be exercised by majority of the partners coming together. Next, expulsion should be in good faith. इसमें से एक भी पॉइंट अगर गड़बड़ गया ना, expelled partner can challenge in the court. Okay, only when all the above, remember all the above three conditions are satisfied, the partner can be expelled. Okay, now as stated in the above, expulsion should be in good faith. The test of good faith, how do you know that it is in good faith? तो आप आंसर में वो भी समझा रहे हो। Expulsion is in the interest of the firm, ये टेस्ट करो। Then expelled partner has been given a notice, आपने सामने वाले को नोटिस दिया था कि ये गलती हुई, and opportunity of being heard has been afforded to that partner, आप सामने वाले को सुनवाई भी दे रहे हो, सारे पार्टनर सुन रहे हो। In the given case A and B, the majority partners can expel the partner only if the above conditions are satisfied. उन्होंने sufficient notice दिया, उसको बुलाया, उसको सुना, वो चीजें ठीक कैसे कर सकते हैं वो बताएगा और फिर उसका expulsion होगा। Okay, and satisfied and the procedure stated above has been followed. Further, the invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership firm. But एक चीज याद रखना, just because you were invalid, it does not put the end to the partnership firm. It will be deemed to continue as before. Okay, as if कोई expulsion हुआ ही नहीं था, so it will be deemed to continue as before. Okay, and next one, yes, the next one. तो ये वाला आई बिलीव अभी तक समझ में आया, मोस्टली एक्सपल्शंस और इसके केसेस आए हैं। एंड ये वाला एक केस था, X and Y are partners carrying on the banking business. X has committed adultery on several women in the city and his wife has left on this ground. Oh, that's a serious charge. Now Y applied to the court for dissolution of the firm on this ground. Can he get a dissolution because one of the partner has conducted adultery? See, यहाँ पे कैच पॉइंट ये था कि क्या वो पार्टनर अपने बिजनेस में गड़बड़ कर रहा है, क्या वो बिजनेस में कोई फ्रॉड कर रहा है, क्या वो बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे कर रहा है। had that be the case, तो मैं मानता हूं उसको निकाला जा सकता। पार्टनर अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है,
दैट इज नॉट द ग्राउंड टू रिमूव हिम. ओके, क्लियर. अगर दूसरे पार्टनर्स को अफेक्ट होगा तो निकालना वैलिड होता. तो हम लिख रहे हैं सेक्शन 44 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. ओके, when the court is satisfied that the misconduct adversely affects the partnership business. When the court is satisfied that the misconduct adversely affects the partnership business, remember partnership business, then the court may allow the dissolution of the firm. Then the court may allow the dissolution of the firm. Okay. फिर आप conclusion लिखते हैं why will not succeed in this case that though X is guilty of misconduct, but his misconduct does not have any adverse effect on the business of the firm. Okay, form of bankers or banking business. Unless वो जेल गया हो तो things would have been different. यहाँ पे ये नहीं लिखा है he is guilty of adultery लिखा on several women, ये लिखा है, but has he been imprisoned or jailed or something like that? नहीं ना. तो as a result जब तक वो नहीं होता तब तक आप उसकी पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन नहीं मान सकते. That was a case of Snow versus Mulform case. Okay, so with this हमने पार्टनरशिप के केसेस आज खत्म किए. होप यू लाइक्ड इट and hope you will attempt it well in the exams. वैसे ज़्यादा cases अभी तक आई नहीं है तो do it well in the exams. Okay? Bye bye. See you.